तो हम अपनी सेल इंजरी यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 17 लेक्चर्स लगे सेल इंजरी यूनिट को कंप्लीट करने में। काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट थी और ये यूनिट आपका बेस बनाएगी पैथोलॉजी में। इसलिए अगर आपका कोई भी लेक्चर मिस हुआ है तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम लाए हैं PYQ। लगभग 50 MCQs हैं, ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस कराएंगे सेल इंजरी यूनिट में। ठीक है, ध्यान रखना ये जो PYQs हैं ये या तो एम्स के पेपर से उठाए गए हैं या तो जिपमर के पेपर से उठाए गए हैं। ये नीट PG के PYQ हैं या FMGE के PYQ हैं। मतलब ये PYQ जो है ब्रांड PYQs हैं, ब्रांड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने फर्जी क्वेश्चन से रख दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो मैं मानकर चल रहा हूँ जितने भी मैंने सेल इंजरी में लेक्चर्स कराए हैं आपने देख लिए हैं, उसके बाद इस लेक्चर में आए हैं। ठीक है, तभी आपका अच्छे से फायदा हो सकेगा इस लेक्चर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर एसोसिएटेड विथ वेरेट्स ईसोफेगस। चलिए, स्क्वैमस मेटाप्लेजिया नहीं, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया बिल्कुल, कोलुमनर मेटाप्लेजिया नहीं, सेवियर डिस्प्लेजिया नहीं। ठीक है, तो जब हमने मेटाप्लेजिया का लेक्चर लिया था तो उसमें बताया था कि इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया इज द हॉलमार्क फीचर ऑफ बेरेट्स ईसोफेगस। तो उसी से एक क्वेश्चन लिया गया और देखो ये आया था FMGE अगस्त 2020 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑल आर फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी एक्सेप्ट। चलिए तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी में, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स होते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में, ब्लैक फॉर्मेशन भी होता है रिवर्सिबल सेल इंजरी में, लेकिन लार्ज फ्लोकुलेंट एमोर्फस डेंसिटीज रिवर्सिबल सेल इंजरी में नहीं होती है, ये होती है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो मैंने बताया था स्मॉल फ्लोकुलेंट एमोर्फस डेंसिटीज इज द फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, जबकि लार्ज फ्लोकुलेंट एमोर्फस डेंसिटीज आर द फीचर ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, चलिए तो ये आया था क्वेश्चन एम्स में 2019 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। चलो देखो, किडनी में कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है, हार्ट में भी कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन में गैंग्रीन देखने को मिलता है, जबकि सेरिब्रम मतलब ब्रेन में आपको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। देखो समझो, देखो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस जो है वो देखने को मिलता है आपको पैनक्रियाज में एंड हार्ट में, सॉरी हार्ट में नहीं ब्रेन में। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के। जबकि कोगुलेटिव नेक्रोसिस आपको देखने को मिलता है ऑल सॉलिड ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन। देखो ब्रेन एक सॉलिड ऑर्गन है, उसके बावजूद इसमें लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है। अब देखो सॉलिड ऑर्गन कौन कौन से हो गए, देखो लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, हार्ट हो गया, ठीक है, और किडनी हो गई। तो जितने भी सॉलिड ऑर्गन है ब्रेन को छोड़कर उसमें देखने को मिलता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अगर आपसे ये चीज़ आती हैं तो इस क्वेश्चन को आप जो FMGE दिसंबर 2017 में आया था कर सकते हैं आराम से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटेड बाय इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे। देखो नेक्रोप्टोसिस नहीं, एपोप्टोसिस बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने एपोप्टोसिस का लेक्चर देखा है तो बहुत हलवा क्वेश्चन लगा होगा आपको। ये आया था एम्स नवंबर 2019 में। चलिए, APAF1 इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एपोप्टोसिस एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 इज इन्वॉल्व इन द एक्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैस्पेजेस। चलिए, कैस्पेज 8 नहीं, कैस्पेज 9 बिल्कुल। देखो APAF1 जो है, अगर आपने एपोप्टोसिस का लेक्चर देखा है तो आपको मालूम होगा APAF1 जो है वो कंबाइन होता है साइटोक्रोम C से, और फिर एक्टिवेट करता है कैस्पेज 9 को। ठीक है, और ये इंट्रिंसिक एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म है।
ठीक है, चलिए तो आपका आंसर क्या हो गया? सेकंड। ये आया था एम्स जून 2020 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो, डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है? जब कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है डेड टिश्यू में। ठीक है, तो देखो मायोसाइटिस ओसिफिकेंस देखते हैं, मिल्क एल्कली सिंड्रोम, इसमें तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होता है। ठीक है, पैराथायरॉयडिज्म, इसमें भी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होता है। सार्कोइडोसिस, इसमें भी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में क्या होता है? मायोसाइटिस ओसिफिकेंस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है ना, मसल्स कन्वर्ट हो जाती हैं बोन में। ठीक है, तो देखो अगर मसल को कन्वर्ट करना है बोन में तो मसल में कैल्शियम का डिपोजिशन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था एम्स में 2019 में, जिसका आंसर है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। और ध्यान दो, ये जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद होने ही चाहिए। मैंने लगभग 10 मिनट का वीडियो बनाया है इसमें, जिसमें सारे एग्जाम्पल्स की ट्रिक बताई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन या स्टेन्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे कि एम्स में, जिपमर में, एफएमजी में, नीट पीजी में आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज्ड फॉर एसिडिक म्यूसिन। ठीक है, देखो ये है आंसर एल्शियन ब्लू। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। अब देखो पास मतलब पीरियोडिक एसिड शिफ्ट जो है, ये स्टेन होता है ग्लाइकोजन का, ध्यान रखना। ठीक है, मेसन फोंटेना स्टेन, ये स्टेन होता है मेलानिन पिगमेंट का। और स्मॉल स्टेन, ये भी स्टेन होता है मेलानिन पिगमेंट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये आया था एम्स में 2018 में। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरट्रॉफी। ठीक है, देखो ये भी एक PYQ है। चलिए देखो, हाइपरट्रॉफी मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। ठीक है, लीवर रीजनरेशन आफ्टर पार्शियल हेपेक्टोमी, इसमें तो होता है हाइपरप्लेजिया। ठीक है, चलिए स्केलेटल मसल्स ऑफ बॉडी बिल्डर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए डिसअपियरेंस ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट, ये होता है एट्रोफी का एग्जाम्पल। वेरेट्स ईसोफेगस, ये एग्जाम्पल है मेटाप्लेजिया का। कौन सी मेटाप्लेजिया का? इंटेस्टाइनल कोलुमनर मेटाप्लेजिया का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ऑल आर फीचर ऑफ एपोप्टोसिस एक्सेप्ट। चलिए देखो, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। लैक ऑफ इन्फ्लामेशन, देखो एपोप्टोसिस में इन्फ्लामेशन नहीं होती है, जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, सेलुलर स्वेलिंग, देखो ध्यान रखना, सेलुलर स्वेलिंग एपोप्टोसिस में नहीं होती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जबकि सेलुलर श्रिंकेज होती है एपोप्टोसिस में। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या पूछा था? ऑल आर फीचर ऑफ एपोप्टोसिस एक्सेप्ट। देखो ये भी एपोप्टोसिस का फीचर है, ये भी एपोप्टोसिस का फीचर है, ये भी। कौन सा फीचर नहीं है? ये। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो एपोप्टोसिस में सेलुलर श्रिंकेज होता है, जबकि नेक्रोसिस में सेलुलर स्वेलिंग होती है, ध्यान रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो एपोप्टोटिक जीन विच इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ ऑटोफेजी। ठीक है, देखो ऑटोफेजी आप पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन में, तो अभी आपने ऑटोफेजी नहीं पढ़ी है, इसलिए ये थोड़ा सा सेल इंजरी के बाहर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन जिपमर नवंबर 2017 में आया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना BCL2 एपोप्टोसिस का भी जीन होता है और इसका रोल ऑटोफेजी में भी होता है। चलिए अब देखो BCL2 प्रोटीन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट। यह आया था जिपमर में 2018 में, तो देखो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए देखो ALS फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। चलिए देखो राइबोसोमल डिटैचमेंट नहीं, ब्लैक फॉर्मेशन नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज नहीं। देखो ये तीनों रिवर्सिबल सेल इंजरी के फीचर तो हैं, लेकिन अर्लीस्ट फीचर नहीं है। अर्लीस्ट फीचर क्या है? हाइड्रोपिक चेंज। ठीक है, हाइड्रोपिक चेंज को आप क्लाउडी चेंज भी कहते हो। ठीक है, ध्यान रखना।
और ये हाइड्रोपिक चेंज किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से। चलिए, ये आया था नीट पीजी 2019 में। अब देखो स्टेन फॉर कैल्शियम। चलिए देखो, स्मॉल स्टेन, ये तो मेलानिन के लिए स्टेन होता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। मेसन फोंटाना स्टेन, ये भी मेलानिन के लिए होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। पास पीरियोडिक एसिड शिफ्ट, ये होता है ग्लाइकोजन के लिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो वॉन कोसा स्टेन, ये होता है कैल्शियम के लिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैल्शियम के लिए दो स्टेन होते हैं, एक होता है वॉन कोसा स्टेन और एक होता है एलिजारिन रेड स्टेन। ठीक है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रो एपोप्टोटिक जीन? चलिए, ये ऑप्शन है। चलिए देखो, BCL-XL ये एंटी एपोप्टोटिक जीन होता है, BCL2 एंटी एपोप्टोटिक जीन होता है, MCL1 एंटी एपोप्टोटिक जीन होता है, P53 जीन प्रो एपोप्टोटिक जीन होता है। ठीक है, देखो प्रो एपोप्टोटिक जीन के एग्जाम्पल ये है जो आपको याद करने हैं। एक तो P53, एक बैक्स, फिर BCL-XS। ठीक है, और एंटी एपोप्टोटिक जीन के एग्जाम्पल होते हैं ये BCL2, MCL1 और BCL-XL। ठीक है, चलिए देखो, प्रो एपोप्टोटिक जीन इंक्रीज करते हैं एपोप्टोसिस को, एंटी एपोप्टोटिक जीन सप्रेस करते हैं एपोप्टोसिस को। ठीक है, चलिए अब देखो मैचिंग देखिए। चलिए देखो, P53 जीन किसके लिए है? एपोप्टोसिस के लिए। ठीक है, लाइसोजाइम में क्या होंगे? हाइड्रोलिसिस। ट्यूबुलेंस कराते हैं क्रोमोसोम सेग्रीगेशन। हिस्टोन हेल्प करते हैं DNA पैकेजिंग में। तो ये भी आपका PYQ है। चलिए, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट एपोप्टोसिस। चलिए देखो, सेल साइज एनलार्ज नहीं, एपोप्टोसिस में होती है सेलुलर श्रिंकेज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब्ड, देखो एपोप्टोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, जबकि नेक्रोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब कर जाती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट नहीं। देखो अगर एपोप्टोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगी तो जो सेलुलर कंटेंट है वो लीक आउट नहीं करेगा। अगर सेलुलर कंटेंट लीक आउट नहीं करेगा तो कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं होगी, जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लामेशन होती है। ठीक है, इट इज़ ऑफन फिजियोलॉजिकल बट मे बी पैथोलॉजिकल। बिल्कुल, मतलब एपोप्टोसिस ज़्यादातर तो होता है फिजियोलॉजिकल, बट ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। बिल्कुल, जबकि नेक्रोसिस ऑलवेज पैथोलॉजिकल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एपोप्टोटिक जीन? चलिए अब देखो, वही वाला टेबल जो मैंने पीछे लिखवाया वो बना लीजिए। देखो, प्रो एपोप्टोटिक जीन, इधर एंटी एपोप्टोटिक जीन। प्रो एपोप्टोटिक जीन में क्या था? P53, बैक्स, BCL-XS। इधर क्या था? BCL2, MCL1, BCL-XL। ठीक है, चलिए क्या पूछा? एंटी एपोप्टोटिक जीन। P53 नहीं होगा, बैक नहीं होगा, बैक्स नहीं होगा, BCL2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, इन एपोप्टोसिस एपोप्टोसोम इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग ऑफ APAF1 विथ। चलिए देखो, मैंने पीछे ही बताया था, जब भी APAF1 कंबाइन होता है साइटोक्रोम C से तो ये बनाता है एपोप्टोसोम। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, तो ये साइटोक्रोम C से कंबाइन होता है। ठीक है, देखो यार, एपोप्टोसिस का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसको जाकर देख लीजिए, वहाँ से भर भर कर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, इन पायरोप्टोसिस इन्फ्लामेसोम एक्टिवेट्स। देखो कैस्पेज 9 को नहीं,
कैस्पेज 8 को नहीं, साइटोक्रोम C को नहीं, कैस्पेज 1 को। ठीक है, देखो पायरोप्टोसिस का मैंने सिर्फ 5 मिनट का लेक्चर लिया था, उसमें सारी चीज़ें आपको सारा मैकेनिज्म बता दिया था, तो अगर आपने वो देख रखा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा होगा। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 21, माइलिन फिगर्स इन नेक्रोटिक सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, चलिए प्रोटीन्स नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्राइग्लिसराइड नहीं, फॉस्फोलिपिड्स बिल्कुल। देखो जो माइलिन फिगर्स होती है ना आपकी, वो कंटेन करती हैं फॉस्फोलिपिड को प्लस कैल्शियम को। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर कंटेन करती हैं फॉस्फोलिपिड को, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए देखो माइलिन फिगर्स प्रेजेंट इन रिवर्सिबल इंजरी, बिल्कुल। प्रेजेंट इन इरिवर्सिबल इंजरी, बिल्कुल। तो वो फर्स्ट एंड सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो जो माइलिन फिगर्स होती है ना, समझो बात को, वो रिवर्सिबल सेल इंजरी में भी प्रेजेंट होती हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी में भी प्रेजेंट होती हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है ना, रिवर्सिबल सेल इंजरी में बहुत कम कंसंट्रेशन में होती हैं, जबकि इरिवर्सिबल सेल इंजरी में बहुत मैक्सिमम कंसंट्रेशन में होती हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल। ये तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, हाइड्रोक्सिल रेडिकल OH डॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर क्वेश्चन होता लीस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल, देखो मोस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल तो हर टीचर बता देगा, लेकिन लीस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल, तो इसका आंसर जाएगा सुपर ऑक्साइड एनायन, मतलब O2 डॉट। ठीक है, तो ये हो गया मोस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल, ये हो गया लीस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो मैग्नीज सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज इज लोकलाइज्ड इन, देखो साइटोप्लाज्म नहीं, लाइसोसोम नहीं, न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो मैंने लेक्चर्स लेते समय बताया था सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज 2 तरीके का होता है, एक होता है साइटोप्लाज्मिक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, देखो साइटोप्लाज्मिक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या कंटेन करता है, कॉपर एंड जिंक, जबकि माइटोकॉन्ड्रियल सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज क्या कंटेन करता है, मैग्नीज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैग्नीज आया ना, तो इसका आंसर होना चाहिए था माइटोकॉन्ड्रिया। देखो M से माइटोकॉन्ड्रिया, M से मैग्नीज, आप ऐसे याद कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, एग्जाम्पल ऑफ पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, चलिए बोन मैरो हाइपरप्लेजिया, ये फिजियोलॉजिकल होता है। हाइपरप्लेजिया आफ्टर पार्शियल हेपेक्टोमी, ये भी फिजिकल होता है, सॉरी फिजियोलॉजिकल होता है। ठीक है, चलिए एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ये होता है पैथोलॉजिकल। ब्रेस्ट हाइपरप्लेजिया, ये भी फिजियोलॉजिकल होता है। ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 26, ब्राउन एट्रोफी इज बिकॉज ऑफ हीमोसिट्रीन नहीं, मेलानिन नहीं, एंथ्राकोटिक पिगमेंट नहीं, लाइपोफ्यूसिन। ठीक है, देखो मैंने बताया था कि लाइपोफ्यूसिन इज एसोसिएटेड विथ ब्राउन एट्रोफी, ठीक, और सिनाइल एट्रोफी, और लाइपोफ्यूसिन को वियर एंड टियर पिगमेंट भी कहा जाता है, और लाइपोफ्यूसिन इज द टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी। ये 4 नाम, अलग अलग नाम हैं जिससे लाइपोफ्यूसिन को पुकारा जाता है। ठीक है, तो क्या क्या 4 नाम है, एक ब्राउन एट्रोफी, सिनाइल एट्रोफी, वियर एंड टियर पिगमेंट भी कहा जाता है, और टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, चलिए देखो टीबी डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन करता है, मोंकीवर्ग स्क्लेरोसिस डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन करता है, रूमेटिक हार्ट डिसीज डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन करता है, तो बच्चा क्या, सार्कोइडोसिस, ये करता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। देखो कैल्सिफिकेशन के बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो कैल्सिफिकेशन 2 तरीके का होता है, एक होता है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और एक होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन के एग्जाम्पल की याद करने की ट्रिक है मंकी ऑन तार पे। ठीक है, वैसे तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जो 10 मिनट की मैंने कैल्सिफिकेशन के ऊपर वीडियो बनाई है, अब वो जाकर देख लीजिए, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल्स आपके
रटे ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखो, मोंकी कि मोन से है मोंकी वर्ग स्क्लेरोसिस, ओ से कुछ नहीं है, एन से है नेक्रोसिस, टी से है टीबी, ए से है एथेरोमेटस प्लेक ऐसी कुछ, ठीक है। आर से है रूमेटिक हार्ट डिसीज, पी से है सेमोमा बॉडी, ठीक है। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का एग्जाम्पल की ट्रिक है, बीसी को पैड्स मिले, बीसी मतलब ब्रोकोड, ठीक है, कुछ गलत मत समझना। चलिए अब देखो, बी से है बोन डिसीज, सी से है कैंसर, कौन से कैंसर, रीनल सेल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। चलिए को से कुछ भी नहीं है, पी से क्या है, एक मिनट रुकिए, पी से है हाँ पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। ए से क्या है, विटामिन ए रिलेटेड डिसऑर्डर, डी से क्या है, विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर, एस से क्या है, सार्कोइडोसिस, मिल्क के माइल से क्या है, मिल्क एल्कली सिंड्रोम, ठीक है। तो थोड़ा सा टफ है इनको याद करना, लेकिन ये याद होने ही चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखा था ना, तो ये होता है सार्कोइडोसिस में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट ऑफ मेटाप्लेजिया, सॉरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटाप्लेजिया, ठीक है, वो बताना है। चलिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन नहीं, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन नहीं, रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स बिल्कुल, नन ऑफ द अबव नहीं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटाप्लेजिया क्या होता है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। चलिए अब देखो, कैस्पेजेस आर इन्वॉल्व इन, ठीक है। देखो एपोप्टोसिस में तो कैस्पेजेस इन्वॉल्व होते हैं, नेक्रोप्टोसिस में कैस्पेजेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं, पायरोप्टोसिस में भी कैस्पेजेस इन्वॉल्व होते हैं। एपोप्टोसिस में कौन कौन से कैस्पेजेस इन्वॉल्व होते हैं, 3, 6, 7, 8, 10 इस तरह से, और पायरोप्टोसिस में कौन कौन से होते हैं, 1, ठीक है। तो वो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, इन हाइपोक्सिक सेल इंजरी सेल स्वेलिंग ओकर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंट्रासेलुलर। देखो वही, अगर हाइपोक्सिया हो जाता है तो सेलुलर स्वेलिंग होती है, वो क्यों होती है वो बताना है। प्रोटीन की वजह से नहीं, ग्लाइकोजन की वजह से नहीं, लिपिड की वजह से नहीं, वाटर की वजह से, ठीक है। चलिए चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखो, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस सीन इन पेनक्रियाज, ठीक है। चलिए देखो, हार्ट में मिलता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, स्प्लीन में भी मिलता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लंग में मिलता है कैसियस नेक्रोसिस, तो पेनक्रियाज में मिलता है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस या तो पेनक्रियाज में मिलेगा या ब्रेन में मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट मैं पीछे भी बता चुका हूँ, ठीक है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेरोक्सिसोमल फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज, कैटालेज, ये तीनों ही पेरोक्सिसोमल फ्री रेडिकल स्कैवेंजर होते हैं, ठीक है। देखो, वियर एंड टियर पिगमेंट्स, हिमोसिट्रिन नहीं, लाइपोफ्यूसिन बिल्कुल, मेलानिन नहीं, होमोजेंटेसिक एसिड नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। देखो मैंने बताया था, लाइपोफ्यूसिन को आप वियर एंड टियर पिगमेंट भी कहते हो, senile atrophy is also associated with lipofuscin and brown atrophy is also associated with lipofuscin, और इसको आप टेल टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी भी कहते हो, ठीक है। तो इतने नाम हैं, वो आपको पता होने चाहिए। देखो, मोस्ट सेंसिटिव सेल टू हाइपोक्सिया, न्यूरॉन्स आंसर हो जाएगा, कार्डियक सेल नहीं, स्केलेटल मसल नहीं, फाइब्रोब्लास्ट नहीं। देखो फाइब्रोब्लास्ट जो है ना, वो मोस्ट रेसिस्टेंट सेल होते हैं टुवर्ड हाइपोक्सिया। देखो सेंसिटिविटी ऑर्डर देख लो, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव आपको मिलेंगे न्यूरॉन्स, फिर आपको मिलेंगे कार्डियक सेल्स, फिर आपको मिलेंगे सबसे लीस्ट सेंसिटिव फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, बोथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया फाउंड इन। देखो प्रेगनेंसी यूट्रस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है, हाइपरट्रोफी भी और हाइपरप्लेजिया भी। स्केलेटल मसल्स इन एथलीट, इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइपर
ट्रॉफी देखने को मिलेगी। ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन प्यूबर्टी, इसमें भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है उसमें भी हाइपरट्रोफी भी होती है, हाइपरप्लेजिया भी होती है। और जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है प्यूबर्टी में, उसमें भी हाइपरट्रोफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है। तो इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना मोर करेक्ट आंसर होगा ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन प्यूबर्टी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 36। राजू अ 25 ईयर यंग मैन हैज स्टार्टेड टू लिफ्टिंग वेट्स इन जिम सिंस लास्ट 6 मंथ। ठीक है, देखो एक राजू है जिसकी उम्र 25 साल है। इसने पिछले 6 महीने से भारी भरकम वजन उठा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हिज मसल्स साइज हैज सिग्निफिकेंटली एनलार्ज, जिसकी वजह से राजू की जो मसल का साइज था वो एनलार्ज हो गया। वॉट चेंज हैज ओकर्ड इन हिज मसल टिश्यू, बताना है कि कौन सा चेंज ओकर हुआ है इनकी मसल्स में। ठीक है, देखो हाइपरप्लेजिया ऑफ मसल बिल्कुल नहीं, मेटाप्लेजिया ऑफ मसल बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेजिया ऑफ मसल बिल्कुल नहीं, हाइपरट्रोफी, अगर साइज इंक्रीज किया है तो हुई है हाइपरट्रोफी। क्वेश्चन नंबर 37। ऑल द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेलुलर एडेप्टेशंस आर ट्रू एक्सेप्ट, चलिए देखो मोस्ट कॉमन मेटाप्लेजिया इज बेरेट्स इसोफेगस, नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन मेटाप्लेजिया होती है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। ठीक है, चलिए इफ स्ट्रेस इज रिमूव्ड हाइपरट्रोफी इज रिवर्स्ड, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। देखो जितने भी सेलुलर एडेप्टेशन होते हैं, चाहे एट्रोफी हो, हाइपरट्रोफी हो, हाइपरप्लेजिया हो या मेटाप्लेजिया हो, सारे रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, चलिए और देखो ऑटोफेजी कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एट्रोफी, बिल्कुल, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शोज बोथ हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया, बिल्कुल, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा फर्स्ट। चलिए व्हाट इज द मोड ऑफ सेलुलर एडेप्टेशन इन हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, हाइपरट्रोफी नहीं, हाइपरप्लेजिया बिल्कुल, एट्रोफी नहीं, मेटाप्लेजिया नहीं। ध्यान रखना जब हीमोलिटिक एनीमिया होता है ना तो आरबीसीज का नंबर बढ़ने लगता है, और जब भी नंबर बढ़ता है तो आप उसको क्या कहते हो, हाइपरप्लेजिया। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इंक्रीज इन हाइपरट्रोफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। NFAT बिल्कुल, गाटाफोर बिल्कुल, MEF2। ठीक है, तो ध्यान रखना हाइपरट्रोफी में ये 3 प्रोटीन आपके इंक्रीज कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। मास्टर रेगुलेटर ऑफ फेरोप्टोसिस, जब मैंने फेरोप्टोसिस बताया था तो इस पॉइंट पर काफ़ी एम्फसाइज किया था। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट PYQ है जो आपसे आना चाहिए। कैटालेज नहीं, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं, GPX4 बिल्कुल। ठीक है, तो मास्टर रेगुलेटर ऑफ फेरोप्टोसिस होता है GPX4। GPX4 को आप क्या कहते हो, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्राम सेल डेथ। चलिए देखो एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है, नेक्रोप्टोसिस भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, फेरोप्टोसिस भी प्रोग्राम सेल डेथ होती है, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती है तो वो होती है नेक्रोसिस। क्वेश्चन नंबर 42। विच आयन इन्वॉल्व इन फेंटन्स रिएक्शन। ठीक है, कैल्शियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, कॉपर नहीं, आयरन। ठीक है, देखो फेंटन्स रिएक्शन में Fe आ रहा है ना, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि आयरन इन्वॉल्व होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया 42, तो ये होगा 43। ठीक है, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। चलिए स्क्वामस एपिथेलियम नहीं, कोलमनर सेल्स नहीं, क्यूबोइडल सेल्स नहीं, गोबलेट सेल्स। ठीक है, जब मैंने मेटाप्लेजिया पढ़ाया था तो इसमें ये पॉइंट भी आपको बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टिमुलस फॉर एट्रोफी। ठीक है, एट्रोफी के लिए कौन सा स्टिमुलस हो सकता है। पहला लॉस ऑफ इनर्वेशन, बिल्कुल ये हो सकता है एट्रोफी के लिए स्टिमुलस। इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ये भी हो सकता है। डिक्रीज वर्कलोड, ये भी हो सकता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th। देखो अगर इनर्वेशन का लॉस होता है तो एट्रोफी होती है डीनर्वेशन एट्रोफी। ठीक है, अगर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है तो एट्रोफी कौन सी होती है, इस्चीमिक एट्रोफी। ठीक है, वहीं अगर वर्कलोड डिक्रीज हो जाता है, मान लो आपका ये मसल है,
फ्रैक्चर हुआ, आपने कास्ट लगा लिया, तो आप इस मसल का मूवमेंट नहीं करा पाओगे, मतलब वर्कलोड को डिक्रीज कर दोगे, तो आपकी जो मसल्स मूव नहीं करी है काफ़ी दिनों से, 6-7 महीनों से, वो एट्रोफी कर जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी इंक्लूड, देखो डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल ठीक, इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन, बिल्कुल, यूबिक्विटिन प्रोटियासोम पाथवे, बिल्कुल ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, रसल बॉडीज आर सीन इन, देखो लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज, प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, ध्यान रखना रसल बॉडीज सीन होती हैं प्लाज्मा सेल में। ठीक है, चलिए, स्टेप लैडर पैटर्न सीन इन, देखो नेक्रोसिस में सीन होता है, एपोप्टोसिस में सीन होता है, पायरोप्टोसिस में नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान रखना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि स्टेप लैडर पैटर्न सिर्फ और सिर्फ एपोप्टोसिस में सीन होता है, नहीं, स्टेप लैडर पैटर्न एपोप्टोसिस में भी सीन होता है और नेक्रोसिस में भी देखने को मिलता है, लेकिन स्टेप लैडर पैटर्न इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एपोप्टोसिस। ध्यान रखना भाई इस चीज़ का। ठीक है, चलिए, स्टेप लैडर पैटर्न इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, देखो वही क्वेश्चन आ गया, नेक्रोसिस नहीं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, नेक्रोप्टोसिस नहीं, फर्स्ट मतलब एपोप्टोसिस। ठीक है, चलिए 48 क्वेश्चन, नोड रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ, देखो एपोप्टोसिस नहीं, नेक्रोप्टोसिस नहीं, फेरोप्टोसिस नहीं, पायरोप्टोसिस। एग्जीक्यूशनल कैस्पेसेस आर, देखो 368 नहीं, यहाँ भी 8 आ रहा है नहीं, यहाँ पर 2 आ रहा है नहीं, तो ये हो जाएंगे 3, 6, 7 आर द एग्जीक्यूशनल कैस्पेस। क्वेश्चन नंबर 50, कैल्सिफिकेशन फर्स्ट बिगिन इन लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो कैल्सिफिकेशन है आपकी वो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में चालू होती है। ठीक है, चलिए, तो देखो हमने पूरे 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत मज़ेदार लगा होगा, बहुत प्रोडक्टिव लगा होगा। ठीक है, हम पैथोलॉजी के लगभग 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, पैथोलॉजी आपके लिए काफ़ी आसान होती चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू।